जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश में हम नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नदियों को लेके हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और मध्य प्रदेश की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं 4-5 नदियों का जो क्रम बनता है वहाँ तक हमने क्लियर किया था। इसके बाद पार्वती छिप्रा भी हम पढ़ चुके हैं। अब मध्य प्रदेश की शेष जो नदियाँ बचती हैं, ठीक है दोस्तों, यानी इंपॉर्टेंट 5 नदियां ही होती हैं जिनके बारे में विशेष रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अन्य जो हमारी नदियां बनती हैं, यहाँ मैंने सारी नदियों को दर्शाया है। अब हम इन नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे संबंधित कोई विशेष तथ्य बनता है या विशेष क्वेश्चन बनता है उन सब के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि ये नदियों का हमारा लास्ट वीडियो है और इसके बाद हमारी सारी नदियां क्लियर हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाहर मुझे विश्वास है कि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन नदियों को लेके अगर आएगा तो निश्चित रूप से हमारे जो वीडियो हैं उनमें आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा बाहर से नहीं आएगा जो हमारे वीडियो से रिलेटेड ना होगा, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम मध्य प्रदेश की जो शेष नदियां बची हैं और मध्य प्रदेश की नदियों को लेके ये हमारा लास्ट चैप्टर है, यानी कि टॉपिक नंबर 5 जो नदियों का हमारा बनता है वो, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ नदियों को मैंने क्रम से दर्शाया है, कुछ नदियों को हम क्रमशः यहाँ क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट नदी है हमारी टोंस या तमसा। क्या है? टोंस या तमसा। तो टोंस या तमसा दोस्तों यहाँ पर ये अगर आप देखें तो ये रीवा जिला पड़ता है। रीवा बिछिया नदी के किनारे है रीवा जिला। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन सा जिला है? सतना जिला है। कौन सा जिला है? सतना। तो दोस्तों सतना जिले में कैमूर पहाड़ी पड़ती है। कौन सी पहाड़ी है? कैमूर पहाड़ी सतना। कौन सी है? कैमूर पहाड़ी सतना। इस कैमूर पहाड़ी सतना से निकलती है कौन सी नदी? टोंस नदी। कौन सी नदी है? टोंस नदी। टोंस नदी को हम तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं। टोंस नदी को क्या कहेंगे? तमसा नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, टोंस या तमसा। अब यहाँ सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, सीधी सी बात। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि इसका समापन स्थल क्या है, तो इसका समापन स्थल है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। यानी मध्य प्रदेश से गंगा नदी में मिलने वाली ये दूसरी नदी है। एक सोन नदी गंगा में मिलती है और दूसरी नदी कौन सी है? टोंस या तमसा नदी। कौन सी है? टोंस या तमसा नदी। यानी सिरसा उत्तर प्रदेश जो होता है, सिरसा जो उत्तर प्रदेश में एक शहर है सिरसा, वहाँ पर ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी है? टोंस या तमसा नदी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस पर एक जलप्रपात बनता है जिसको पूर्वा जलप्रपात कहा जाता है। क्या कहेंगे? पूर्वा जलप्रपात, ठीक है। कौन सी नदी पर बनता है? टोंस या तमसा नदी पर बनता है पूर्वा जलप्रपात। कहाँ पे बनता है? तो पूर्वा नाम का स्थान ही है सतना जिले में, वहीं पर उसी के नाम से पूर्वा जलप्रपात बनता है, ठीक है दोस्तों। तो कितने राज्यों में बहती है? तो सीधी सी बात है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 ही राज्यों में टोंस या तमसा नदी बहती है। सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नदी है केन नदी। कौन सी है? केन नदी। हमने पढ़ा है केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ा गया है और केन नदी जो होती है यहाँ पर मध्य प्रदेश का देखें तो यहाँ पर एक कटनी जिला पड़ता है। कौन सा जिला है? कटनी, जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो कटनी जिले से निकलती है कौन सी नदी? केन नदी। और केन नदी जो होती है यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन सा जिला पड़ेगा? छतरपुर जिला पड़ेगा। ऊपर की तरफ छतरपुर जिला पड़ेगा और छतरपुर जिले में है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। उस पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर केन नदी बहती है और इसके बाद यहाँ से इसमें बेतवा नदी में इसको जोड़ा भी गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जाती है और उत्तर प्रदेश में जाके वांदा यूपी में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी दोस्तों? केन नदी, ठीक है। तो 2 नदियाँ हमारी क्लियर होती हैं, टोंस नदी और केन नदी। अब विशेष रूप से आपको नदियों का उद्गम स्थल और समापन स्थल आपको पता होना चाहिए। तो टोंस का उद्गम स्थल है कैमूर पहाड़ी सतना और समापन स्थल क्या है? गंगा नदी। दूसरा है केन नदी, तो कहाँ से निकलती है? कटनी जिले से निकलती है। कटनी के बाद ये कहाँ पर जाके उत्तर प्रदेश में जाके यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा जो हमारा जिला है दोस्तों, एक और विशेष क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। एक और विशेष क्वेश्चन जो कि केन नदी को लेके बनता है। केन नदी में एक पत्थर पाया जाता है जिसको कहते हैं सजर पत्थर। क्या कहते हैं? सजर पत्थर। और दोस्तों ये जो पत्थर होता है इस पर विशेष प्रकार की नक्काशी की जाती है और नक्काशी करने के बाद इस पर चित्र वगैरह उकेरे जा सकते हैं। और इस पत्थर की जो कीमत होती है ये ईरान देश में बहुत ज़्यादा होती है। किस देश में होती है? ईरान देश में इसकी काफ़ी कीमत होती है,
ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है कि नदियों के बारे में अब यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, हमें इनका उद्गम स्थल और समापन स्थल पता होना चाहिए। अगली नदी है तवा नदी। तो तवा नदी दोस्तों निकलती है मध्य प्रदेश के कश्मीर यानी कि पचमढ़ी से। पचमढ़ी यानी हमें पता है पचमढ़ी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। तो ये मान लीजिए होशंगाबाद है, होशंगाबाद जिला, और यहाँ पर कौन सी जगह है, पचमढ़ी। और पचमढ़ी आपको पता है महादेव श्रेणी पर है। कौन सी श्रेणी पर है, महादेव श्रेणी में। और महादेव श्रेणी में एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है कालीभीत की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, कालीभीत की पहाड़ी। यानी तवा नदी का उद्गम स्थल क्या है, महादेव पर्वत, यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत महादेव पर्वत श्रेणी आती है, जो कि पचमढ़ी होशंगाबाद में होती है, और यहीं से निकलती है कौन सी नदी, तवा नदी। तो पचमढ़ी दोस्तों तवा नदी के किनारे है, तवा नदी के किनारे है पचमढ़ी, आप कह सकते हैं। तवा नगर नाम का एक नगर है, एक सलकनपुर नाम का एक नगर है, ये भी तवा नदी के किनारे पड़ता है। और तवा नदी दोस्तों ये नर्मदा की मुख्य सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की, यानी कि दक्षिण की ओर से मिलने वाली नर्मदा की सबसे मुख्य सहायक नदी है कौन सी, तवा। हमने पढ़ा है नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं। कितनी सहायक नदियां हैं, 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से इसकी जो सहायक नदी होती है कौन सी होती है, तवा होती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक और बड़ा विशेष क्वेश्चन बनता है। अभी तक हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध जो होता है वो तवा बांध है, जिसकी लंबाई 1322 मीटर है। लेकिन दोस्तों अब ये सेकंड नंबर का हो चुका है। कितने नंबर का है, सेकंड नंबर का। यानी फर्स्ट नंबर का जो बांध है वो है वर्गी बांध। यानी वर्गी बांध मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 5357 के समथिंग है, 5357 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा तवा नदी को लेके छोटे से क्वेश्चन। समापन स्थल और तवा परियोजना भी है दोस्तों तवा नदी पर, तवा परियोजना, जिससे होशंगाबाद विशेष रूप से लाभान्वित होता है। और तवा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है। अगली है दोस्तों सिंध नदी। तो सिंध नदी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर विदिशा जिला होता है। कौन सा जिला है, विदिशा जिला। और विदिशा जिले में एक तहसील पड़ती है सिरोंज, एक सिरोंज तहसील पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई लटेरी से भी निकलती है, तो लटेरी, सिरोंज या समथिंग जो भी विदिशा जिला। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, कुछ किताबों में लिखा है कि गुना से निकलती है, लेकिन फैक्ट है कि विदिशा जिले के लटेरी तहसील से ये निकलती है। कभी कभी सिरोंज भी आ जाता है। तो विदिशा से निकलती है कौन सी नदी, सिंध नदी। और इसके बाद ये विदिशा से होती हुई गुना पहुँचती है, ये अपना गुना जिला आ जाता है। यहाँ पर ये गुना जिला है। और दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि गुना जिले को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है, तो कौन सी नदी है, सिंध नदी। सिंध नदी गुना को दो भागों में बांटती है। ये मान लीजिए गुना है, यहाँ पर गुना के बाद ये अशोकनगर में बहती है, अशोकनगर के बाद यहाँ पर शिवपुरी पहुँचती है। तो शिवपुरी से क्वेश्चन बनता है कि शिवपुरी कौन सी नदी के किनारे है, तो सिंध नदी के किनारे है। इसके बाद यहाँ ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों दतिया आ जाएगा, और दतिया भी कौन सी नदी के किनारे है, सिंध नदी के किनारे है। इसके बाद ऊपर ये बहती हुई यमुना नदी में जाके, यानी यमुना नदी तंत्र के अंतर्गत ये आती है। गंगा बेसिन, क्योंकि यमुना जो होती है वो गंगा में मिलती है, तो ये सारी नदियाँ जो होती हैं वो गंगा तंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। पंचनद नाम का जो स्थान अपन ने पढ़ा था, वहाँ पर सिंध नदी चंबल नदी में जाके मिलती है और चंबल यमुना में जाके मिलती है। ठीक है दोस्तों, और एक और यहाँ विशेष क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा पुल है, मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा पुल है वो भी कौन सी नदी पर है, सिंध नदी पर है। तो कहाँ से निकलती है, सिरोंज, विदिशा या लटेरी से निकलती है। गुना को दो बराबर भागों में बांटती है। अशोकनगर, शिवपुरी और दतिया जो होते हैं स्पेशल सिंध नदी के किनारे हैं, और ये यमुना या चंबल की सहायक नदी है। और इसी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनाया गया है। सबसे लंबा बांध है दोस्तों वर्गी नदी पर। वर्गी नदी यानी कि वर्गी जबलपुर में है, और वर्गी बांध जिसको कहते हैं, और वर्गी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ से सिंध नदी के बाद अगली जो नदी होती है वो काली सिंध होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देवास नाम का एक जिला है, देवास जिला है। अब देवास में एक जगह है, एक तहसील है जिसका नाम है बागली। बागली गांव देवास से निकलती है कौन सी नदी, काली सिंध नदी। तो यहाँ से काली सिंध निकलने के बाद काली सिंध, बागली गांव देवास, इसके बाद सारंगपुर,
सारंगपुर। देखिए सारंगपुर मैंने आप लोगों से कहा था पार्वती नदी के किनारे भी आ जाता है, कभी कभी काली सिंध नदी के किनारे भी आ जाता है। तो बागली गांव, देवास और एक सोनकच्छ। सोनकच्छ दोस्तों आप कह सकते हैं कि काली सिंध नदी के किनारे है। दूसरा क्वेश्चन हम ये बना सकते हैं कि छोटी काली सिंध यानी एक तो काली सिंध है, इसके बाद एक छोटी काली सिंध है। छोटी काली सिंध नदी के किनारे क्या पड़ता है? सोनकच्छ पड़ता है। इसके बाद ये यहाँ से निकलने के बाद राजस्थान में जाती है और राजस्थान में चंबल नदी में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। ठीक दोस्तों, इसके बाद है खान या सरस्वती नदी। तो खान या सरस्वती नदी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। और इंदौर में दोस्तों हमने देख लिया है कि कितनी सारी नदियां निकलती हैं। सबसे पहले तो आप कहेंगे कि इंदौर जिले से चंबल नदी निकलती है, जाना पाव, पहाड़ी, महू, इंदौर। दूसरा हमने पढ़ा था कि छिपरा नदी काकरी बड़ी इंदौर से निकलती है। और दो नदियां और हैं, खान खोन नदी भी इसको कह सकते हैं, और एक सरस्वती नदी। खान खोन या सरस्वती नदी। खान नदी जो होती है दोस्तों ये निकलती है राला मंडल पहाड़ी से। राला मंडल पहाड़ी इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राला मंडल इंदौर। तो राला मंडल नाम की पहाड़ी से निकलती है खान नदी और इंदौर से ही निकलती है सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी जो होती है इंदौर में यानी इंदौर सिटी के आसपास ही खान नदी में जाके मिल जाती है। और खान किस में मिल जाती है? छिपरा में मिल जाती है। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन विशेष बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदौर किस नदी के किनारे है, तो खान नदी के किनारे है। इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जामनी नदी है। तो जामनी नदी का कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनता है। जामनी नदी सागर से निकलती है, इतना आपको पता होना चाहिए कि कहाँ बहती है। माही नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माही नदी से क्वेश्चन बनता है। तो इंदौर के जस्ट पास में ही इंदौर संभाग में एक जिला पड़ता है जिसको हम कहते हैं धार। क्या कहेंगे? धार। धार में एक तहसील है जिसको हम कहते हैं सरदारपुर। क्या कहेंगे? सरदारपुर। धार सरदारपुर से निकलती है कौन सी? माही नदी। माही नदी कहाँ से निकलती है? सरदारपुर, धार से। ठीक है दोस्तों, अब इसके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। भाई एक तो यही बन गया कि धार और सरदारपुर किस नदी के किनारे है, तो माही नदी के किनारे हैं। और माही नदी जो होती है यहाँ से बहने के बाद राजस्थान जाती है और राजस्थान के बाद ये गुजरात में जाती है और गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये देखेंगे कि इसका उद्गम स्थल क्या है? सरदारपुर धार है। और समापन स्थल क्या है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर। खंबात की खाड़ी, अरब सागर। ठीक है दोस्तों, तो खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरने वाली ये मध्य प्रदेश की तीसरी नदी है। पहली है नर्मदा, दूसरी है यहाँ से कौन सी नदी? ताप्ती नदी। और तीसरी नदी है कौन सी? माही नदी। और ये तीनों नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती हैं और खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और तीनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। तो सरदारपुर धार से निकलकर ये राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर मात्र दो ही जिलों में बहती है। इसके बाद गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो सरदारपुर धार और ये दोनों माही नदी के किनारे हैं। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है। आपको पता है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, हमने पढ़ा है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.1/2 को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? माही नदी। ये बड़ा विशेष क्वेश्चन इससे बनता है। ये पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको विशेष रूप से मिलेगा। यानी कौन सी नदी है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए अगली नदी है मान नदी। तो दोस्तों मान नदी भी यहीं से निकलती है। मान नदी के बारे में ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं। मान नदी भी धार जिले से निकलती है और ये नर्मदा की सहायक नदी है। वर्धा और वैनगंगा ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट नदियां हैं दोस्तों। वर्धा, वैनगंगा और पेंच, ये तीनों नदियां होती हैं मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहती हैं। वर्धा, वैनगंगा और पेंच। अब सबसे पहले हम वैनगंगा क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो सिवनी, छिंदवाड़ा और इधर वाला जिला है कौन सा? बालाघाट। तो यहाँ पर आप कहेंगे सिवनी, इसके बाद ये आएगा छिंदवाड़ा, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। और उड़ते पक्षी के आकार का जिला है कौन सा? बालाघाट। सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और यहाँ पर पड़ता है कौन सा जिला?
बैतूल जिला। इसके बाद दक्षिण में कौन सा राज्य जाता है? महाराष्ट्र। तो सबसे हम बैनगंगा के बारे में बात करेंगे। तो बैनगंगा जो नदी होती है ये पारसवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है। पारसवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है कौन सी नदी? वैनगंगा नदी। इसके बाद वैनगंगा यहाँ से निकलने के बाद छिंदवाड़ा, बालाघाट और बालाघाट से होकर यानी महाराष्ट्र में निकल जाती है। तो बालाघाट दोस्तों स्पेशल पूछा जाता है किस नदी के किनारे है? तो वैनगंगा नदी के किनारे है बालाघाट। और वैनगंगा नदी पर मध्य प्रदेश की प्रथम नहर जिसका नाम है कौन सी? वैनगंगा नहर 1923 में बनाई गई थी। यानी मध्य प्रदेश की प्रथम नहर कौन सी है? वैनगंगा नहर। कौन सी नदी पे है? वैनगंगा नदी पे है। बालाघाट, छिंदवाड़ा वगैरह इससे लाभान्वित होते हैं और 1923 में ये पहली नहर इस पे बनाई गई थी। बालाघाट कौन सी नदी के किनारे है? वैनगंगा नदी के किनारे है। ठीक, इसके बाद दोस्तों एक नदी और निकलती है यहाँ से बैतूल में। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक वर्धन शिखर है बैतूल में। वर्धन शिखर बैतूल से निकलती है दोस्तों कौन सी नदी? वर्धा नदी। तो वर्धा और वैनगंगा दक्षिण में बहती हुई महाराष्ट्र में एक स्थान पे जाके मिलती है। उस स्थान को कहा जाता है प्राणहिता। क्या कहेंगे? प्राणहिता। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। वर्धा और वैनगंगा का समापन स्थल या संगम स्थल क्या कहलाता है? तो प्राणहिता कहलाता है। दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो वैनगंगा नदी निकलती है पारसवाड़ा पठार सिवनी से और वर्धन शिखर बैतूल से निकलती है कौन सी नदी? वर्धा नदी। दोनों दक्षिण की ओर बहती हैं और दक्षिण की ओर बहने के बाद महाराष्ट्र में जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। और अब ये दोनों नदियां प्राणहिता के नाम से आगे बहती है और प्राणहिता के नाम से ही दक्षिण में गोदावरी नदी से यानी दक्षिण भारत की जो बृहद गंगा जिसको कहते हैं गोदावरी नदी, उसमें जाके मिल जाती है कौन सी नदी? वर्धा और वैनगंगा। अब होती है दोस्तों पेंच नदी। तो पेंच नदी यहीं से निकलती है सिवनी छिंदवाड़ा से। आपको पता है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान यानी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर बहती है कौन सी नदी? पेंच नदी। धसान नदी दोस्तों ये निकलती है रायसेन से। कहाँ से निकलती है? रायसेन से। और बीना नदी निकलती है सागर से। ये बेतवा की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद कुंवारी नदी। तो दोस्तों कुंवारी नदी जो होती है ये यहाँ से निकलती है शिवपुरी के पठार से। कहाँ से निकलेगी? शिवपुरी के पठार से। कुंवारी नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है। तो शिवपुरी के पठार से निकलने के बाद श्योपुर में जो पालपुर कूनो अभ्यारण्य है, पालपुर कूनो अभ्यारण्य, उससे होकर ये कुंवारी नदी बहती है। और इसके बाद ये ऊपर तरफ जाती है और ऊपर तरफ जाके जो पंचनद है वहाँ जाके चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिलती है? चंबल नदी में। तो शिवपुरी यानी कुंवारी नदी कहाँ से निकलती है? कुंवारी नदी का उद्गम स्थल क्या होगा? शिवपुरी का पठार और समापन स्थल क्या होगा? चंबल नदी। किस राष्ट्रीय उद्यान में बहती है? तो पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ये बहती है। नेक्स्ट जो हमारा मैटर रहेगा दोस्तों वो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को लेकर ही रहेगा। तो उसमें जहाँ पर भी नदियों का जिक्र होगा तो हम इन चीज़ों को वापस फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो नदी है हमारी वो मंदाकिनी नदी है। तो दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है मंदाकिनी नदी को लेके। मंदाकिनी नदी के किनारे एक मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है जिसको हम चित्रकूट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सतना है। तो यहाँ पर सतना ज़िले में चित्रकूट से ही निकलती है ये नदी। यहाँ सतना ज़िले से निकलती है कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी से क्वेश्चन बनता है कि चित्रकूट कौन सी नदी के किनारे है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे है। इसके बाद ये ऊपर जाती है उत्तर प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये नदी बहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा नदियों को लेके एक छोटा सा प्रयास। और ये सारी की सारी छोटी छोटी नदियों को लेके मैंने आपको कुछ विशेष तथ्य बताए हैं और इसी के साथ हमारी सारी की सारी नदियाँ क्लियर होती हैं दोस्तों। अब नदियों को लेके जितने सारे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे किस प्रकार के बनते हैं भाई, नदियों को लेके नदियों का उद्गम स्थल, समापन स्थल, ये सब हम पढ़ते हैं नदियों के बारे में विशेष। कुछ और दोस्तों जैसे उसके किनारे बसे नगर होते हैं, नदियों के किनारे बसे नगर, तो ये तो मैंने आपको स्पेशल नदियों के साथ ही बता दिया है। इसके बाद जलप्रपात पूछा जाता है, जलप्रपात, तो जलप्रपात भी काफ़ी सारे मैंने आपको बता दिए हैं।
कुछ और स्पेशल जलप्रपात होंगे तो हम इनके ऊपर वीडियो बनाएंगे, काफ़ी अन्य सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि नदियों के किनारे बसे नगर तो सारे क्लियर हैं, जलप्रपातों को लेके हम वीडियो बनाएंगे। इसके बाद जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं, तो ये भी लगभग मैंने आपको मध्य प्रदेश की सारी नदी घाटी परियोजनाएं नदियों के साथ बता दी हैं। इसके बाद बांध जो होते हैं नदियों पर बने बांध, तो बांधों के बारे में भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, क्योंकि नदी घाटी परियोजना बांध से ही चलती है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे जो मैटर और बनते हैं नदियों को लेकर, तो दोस्तों हम ये सारे के सारे मैटर क्लियर कर चुके हैं। तो ये 5 वीडियो हमारे जो नदियों को लेके हैं, यदि आप इन वीडियोस को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सारी की सारी नदियाँ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये नदियों के जो मैटर होता है ये हमारा यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों लास्ट जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था पिछले वीडियो में कि कुछ नदियाँ, यानी कि मैंने आपको पढ़ाया था क्षिप्रा नदी, पार्वती नदी और बेतवा नदी, या इनके बारे में जो भी मैंने आपको बांधों से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, इसका सबसे अच्छा जो जवाब दिया था वो दिया था अभिषेक सेन ने। किसने दिया था? अभिषेक सेन ने। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का मैटर यहीं समाप्त होता है। और दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि आपको बताना है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो जलप्रपात को लेके आपको सारी की सारी डिटेल बताना है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है उसको लेके, तो ये नदियों का सारा मैटर दोस्तों क्लियर होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल एक नए टॉपिक के साथ हम आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे और मध्य प्रदेश के कुछ विशेष आकर्षक तथ्यों के साथ हम उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश।